फ्रेंड्स, एक 32 साल के मेल पेशेंट्स हमारे पास आए और उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। उनके बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देख के केवल उनसे एक सवाल पूछा कि आखिर ये वेरिकोसील आपको कब से है? उन्होंने बोला 7 साल से। दोस्तों 7 ईयर्स। दोस्तों इस 7 साल में ये वेरिकोसील उनको अंदर ही अंदर डैमेज करती रही और आज काफ़ी हद तक उनको परमानेंट और कुछ हद तक इरिवर्सिबल डैमेज तक पहुंचा दिया। दोस्तों डेली ओपीडी में ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि ये वेरिकोसील को बहुत छोटी सी प्रॉब्लम मान के इसको अवॉइड करते रहते हैं और फाइनली ये परमानेंट डैमेज और काफ़ी हद तक इरिवर्सिबल डैमेज लेके आते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में ये बताने की कोशिश करूँगा कि वेरिकोसील को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो वो किस तरह से शरीर को अंदर ही अंदर डैमेज करता रहता है स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों सेकंड नंबर पे मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो वेरिकोसील है ये स्पर्म की क्वालिटी पे और फर्टिलिटी पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है और क्यों डालता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या जो ये वेरिकोसील से जो टेस्टिकुलर डैमेज होता है ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है और ये हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है या ये रिवर्सिबल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए क्योंकि लास्ट के जो कुछ टिप्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को लेके। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं वेरिकोसील, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, वेरिकोज वेन, थायराइड नोडुल, इन समस्याओं को बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मिनिमली नॉन इन्वेजिव वे में इनको डील करूँ और ज़रूरत नहीं हो तो सर्जरी नहीं करते हुए बल्कि इनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू इनको ठीक करने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों विदाउट टाइम खर्च करे मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों वेरिकोसील का मतलब केवल अंडकोश की जो नसें है उसका फूलना नहीं होता है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि माइट बी इट इज ए साइलेंट डैमेज। ये एक साइलेंट डैमेज है, ये एक पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। दोस्तों अब मैं इसकी मेन उस पर आऊँगा कि आखिर ये स्पर्म को डैमेज कैसे करता है। दोस्तों चलिए बताइए कि ऊपर वाले ने अपन को टेस्टिज मेल्स को बॉडी पेट के अंदर ही क्यों नहीं दिए, जबकि देखा जाए तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस बेसिकली पेट में ही होते हैं। ये धीरे धीरे 9 महीने के पीरियड में डाउन होकर ये शरीर से बाहर आते हैं। क्यों दिए पता है? इसका मेन रीजन है टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि जो पेट के अंदर जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर स्पर्म बनाने के लिए चाहिए होता है, बेसिकली उसकी फिजियोलॉजी है। तो जब वो टेस्टिस बाहर होते हैं, लेकिन जब अपना वेरिकोसील हुआ, खून रुक रहा है और खून नीचे जमा होता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या था, ब्लड तो आपको पता है हीट चीज़ है, गर्म चीज़ है। तो जैसे ही वो ब्लड रुकता है तो वो टेस्टिस के टेम्परेचर को बिगाड़ देता है। अब टेस्टिस के टेम्परेचर को बिगाड़ देता है तो जो टेस्टिस की जो कोशिकाएं होती है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करती है वो धीरे धीरे डैमेज होती जाती है उस ओवर हीट की वजह से। और उस डैमेज कोशिकाओं की वजह से आपके स्पर्म बनते नहीं हैं। स्पर्म अगर कुछ हद तक बन भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो दोस्तों इट इज ए लाइक ए स्लो पॉइजन। कुछ दिनों में नहीं हो रहा, कुछ महीनों में नहीं हो रहा, कुछ सालों में तो पक्की बात है डैमेज हो रहा है। किसी में जल्दी हो रहा है, किसी में लेट हो रहा है, पर डैमेज कर रहा है। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी डेफिनेटली बिगड़ने ही वाली है। दोस्तों अब अगला सवाल ये है कि वेरिकोसील आखिर स्पर्म को या स्पर्म की क्वालिटी को एग्जैक्टली डैमेज कैसे करता है। तो डॉक्टर्स जब आपकी रिपोर्ट देखते हैं सीमन एनालिसिस की तो उसमें मेन 3 चीज देखते हैं: स्पर्म के काउंट्स, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। पहले मैं आता हूँ काउंट्स पे। दोस्तों जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोशिकाएं सेल्स डैमेज ही हो जाएगी सपोज, तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो मतलब इसका मतलब काउंट्स तो डेफिनेटली कम होने ही है, एजोस्पर्मिया एस्पर्मिया होना ही होना है। अब आता है कि मोटिलिटी पे। दोस्तों अगर इस सब कारण से अगर स्पर्म क्या करता है, स्पर्म बेसिकली स्पर्म आप रिलीज करके ये रन करते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। अगर स्पर्म की चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई और या वो प्रॉपर उसमें स्पीड ही नहीं हुई तो डेफिनेटली वो एग्स तक नहीं पहुंचेगा। अगर एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे डेवलप होगी। तीसरा पॉइंट आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट। तो दोस्तों अब बनावट में क्या है कि जैसे स्पर्म के जो बॉडी, हेड और टेल करके रीजन होते हैं, तो कई पेशेंट मतलब ये स्पर्म की जो मतलब लुक है वो डिरेंज हो जाता है, यानी किसी के 2 हेड हो जाए, किसी की पूंछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता। और फर्टिलाइजेशन अगर हो भी रहा होता है तो वो आइडियली तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो बैड क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जो कि प्रॉपर फीटल डेवलप नहीं हो पाता। तो काउंट्स कम हो गई, मोटिलिटी कम हो गई, मॉर्फोलॉजी खराब हो गई, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपकी प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाती, आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कॉमनली अवॉइड किया जाता है, जिसका नाम है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ये नाम डीएनए ही जेनेटिक्स से होता है कि जो स्पर्म के अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो भी तो डैमेज हो रहा होता है। और जब जेनेटिक मटेरियल ही डैमेज हो गया तो प्रेगनेंसी इतनी तो डेवलप ही नहीं होगी, और डेवलप हो भी गई तो बार बार मिसकैरेज होंगे। बात समझिए,
अगर मिसकैरेज बार बार हो रहा है तो उसका भी एक वन ऑफ द कॉमन कारण ये हो सकता है कि अपना वेरिकोसील या किसी और वजह से अपना स्पर्म का नेचर बिगड़ रहा हो। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए आप। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या वेरिकोसील की वजह से वाइफ माँ नहीं बन सकती या उसकी मतलब उसको बच्चा डेवलप नहीं होता, प्रेगनेंसी रुक जाती है? तो दोस्तों देखिए, मैं इसका एक सीधा और ऑनेस्ट जवाब दूंगा कि ऐसा काफ़ी केसों में संभव है, ऐसा काफ़ी केसों में होता है कि प्रेगनेंसी रुक जाती है। मेल इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कारण है वेरिकोसील। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील है तो आप कभी फादर नहीं बन सकते। काफ़ी हद तक काफ़ी केसेस में वेरिकोसील अर्ली स्टेज में है तो लोग फादर बन भी रहे हैं और वो बोलेंगे डॉक्टर साहब तो गलत बोल रहे हैं, हमको भी वेरिकोसील थी पर हमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये तो सब मार्केटिंग के तरीके है। लेकिन बिलीव मी ऐसा नहीं है। जिसको हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज में हो, उसके कोई या फिर उसकी लाइफ स्टाइल और किसी चीज़ को लेके सब कुछ ठीक चल रहा, तो उसको हो सकता है स्पर्म चीज़ें ठीक चली हो, लेकिन धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन्स है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं सर वेरिकोसील तो मैं बहुत सालों से थी, एक बच्चा हो भी गया पर अब दूसरा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे के टाइम हो सकता है उनकी वेरिकोसील जिस स्टेज में रही हो तो उनकी हो सकता बच्चा हो गया हो, पर अब बच्चे नहीं हो रहे। तो इससे आप ये समझने की कोशिश करिए कि वेरिकोसील से अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म पे कुछ महीनों में कुछ सालों में वो डैमेज तो होता है। और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे, काफ़ी कपल्स ऐसे आते हैं लेकिन जिनको पता तो अर्ली स्टेज में है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका ट्रीटमेंट या उसका प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन अपन नहीं कर रहे हैं तो वो डैमेज बढ़ता जाएगा। और सबसे अनफॉर्चुनेट ठीक ऐसी है कि वो कपल जब हमारे पास आते हैं तो वो ऐसी दुखद पोजीशन पे होते हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है सर, हमें वेरिकोसील के बारे में पता ही नहीं था कि होती क्या है, या हमें तो कुछ ऐसा सिम्टम ही नहीं थे, वो तो चलो मैं मान लिया कि कोई बात नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि वेरिकोसील के ट्रीटमेंट को या वेरिकोसील की बीमारी को कब सीरियसली लेना चाहिए। जैसे मैं पहले भी चैनल से बता चुका हूँ, इसमें बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि आजकल एक बहुत ही मॉडर्न पद्धति है जो कि इंडिया में तो अब 10-15 सालों से हो रही है, लेकिन विदेशों में ये करीबन 25-30-35 सालों से बहुत अच्छी तरह से डेवलप है। आज हम खुद इसके 1500 से प्लस केस कर चुके हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। इसमें किसी तरह की भी कोई चीराफाड़ी नहीं होती, कोई काटापीटी नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, किसी तरह से पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। अगले दिन से पेशेंट अपना वर्क ज्वाइन कर सकता है। एक पतली सी नस के थ्रू जाते हैं और नस के थ्रू जाके वो जो वेन है उसमें कॉइल या ग्लू डाल के या दोनों डाल के उसको बंद कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर वो टेस्टी अपना रूटीन ब्लड सप्लाई कैसे लेती है। तो इसके लिए मैं सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वेन एक पेड़ जैसी होती है। पेड़ का एक तना होता है, स्टीम होता है, बाकी ब्रांचें होती है। तो जो हम स्टीम होता है मेन उसको डील किया जाता है, ब्रांचें अपने आप डील हो जाती है। कुछ छोटा मोटा जो ब्लड जाना होता है वो उनसे चला जाता है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती। जो पेशेंट्स इस एम्बुलेशन को करा चुके हैं उनमें से मैं मानता हूँ या आप देख रहे हो तो मानते होंगे कि काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट, मैं 100% नहीं बोलता पर एक्टिव 95-96% पेशेंट मोर देन सेटिस्फाइड है। काफ़ी पेशेंट जिनको किसी तरह के किसी भी इवेंट में पॉइंट मिला था वो भी सेलेक्ट काफ़ी हद तक हो चुके हैं। कुछ का मैं नहीं कह सकता डेफिनेटली, पर ये हो चुका है। तो ये इस पद्धति में डरने की संभावना नहीं है। दोस्तों मैं इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई वेरिकोसील डायग्नोस है या वेरिकोसील सस्पिशियस है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको टाइम पे मिला हो, इससे मतलब आपको इसमें मिलने में देरी नहीं हुई हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग या आपके नियर एंड डियर्स की लाइफ सेविंग बन सकता है। अपने दोस्तों को, अपने नियरेस्ट जो कोर ग्रुप है उसमें ये वीडियो शेयर करिए। क्यों करिए? क्योंकि इससे उनको पता पड़ेगा, क्योंकि कई शायदनेस बहुत ज़्यादा है इस बीमारी को लेके। लोग जो यंग बच्चे होते हैं वो अपने पापा को, भाई को बताते नहीं हैं, कई बार बहुत डिजीज बढ़ जाती है तो बताते हैं। दोस्तों मैं वेरिकोसील एम्बुलेशन का अगर आपको लाइव केस देखना है उसके वीडियो बना चुका हूँ, आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वेरिकोसील में एक्सरसाइज, योगा और वेरिकोसील के बारे में कुछ डिटेल वीडियो, मल्टीपल वीडियो बन चुके हैं, पूरी लाइब्रेरी रेडी है। आप जाके उन पर गो थ्रू करिए, आपको पता पड़ेगा कि आपको नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी। मेरा मोटिवेशन, मेरा उद्देश्य यही है। जय हिंद, धन्यवाद।